Hi everyone, good morning. Happy Dussehra to everyone. Good morning, Jashan. Good morning, Divyanut. आज हमने स्टैटिस्टिक्स हमने थोड़ा सा शुरू किया था लास्ट क्लास में, बट क्लास डिसकंटिन्यू होने की वजह से हमने वहीं पे डेफिनेशन तक ही समझा था। तो आज हम फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। हमने कल भी पढ़ा था। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहली बात, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब एक सिंगल फैक्ट नहीं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्ट्स अफेक्टेड बाय टू मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। और वो जो फैक्ट्स हैं वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज या मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, मतलब क्वालिटेटिव फैक्ट्स नहीं है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स है। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किए गए हैं फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पज, एक प्री डिटरमिन्ड पर्पज रखिए। एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, उसमें थोड़ी सी एस्टिमेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में हमने इसको प्लेस किया है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टैटिस्टिक्स हुआ जब आप मल्टीपल फैक्ट्स एक साथ इकट्ठे कर लेते हो, उन मल्टीपल फैक्ट्स को क्या करते हो, उन मल्टीपल फैक्ट्स को एनालाइज करते हो। और क्यों एनालाइज करते हो? ताकि आप एक प्री डिटरमिन्ड पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने उस डेटा को कलेक्ट किया था, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप उस डेटा को यूज कर सको और किसी के साथ कंपेयर कर सको, किसी के साथ इन रिलेशन एस्टैब्लिश कर सको, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। एग्जैक्ट, ये होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी विच वाज अ वे सिंपलर वन देन दिस। तो वो डेफिनेशन थी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक फंक्शन है 5 चीजों का। वो 5 चीजें हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। को पाई इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें हमने कल एग्जाम्पल देखा था अपने मार्क्स का, अपने कॉलेज के मार्क्स का। और हमने वो मार्क्स कलेक्ट किए थे अपने टीचर से, और उस टीचर ने हमें वो, राइट, को पाई, उस टीचर ने हमें वो मार्क्स बताए थे फुल फुल सेंटेंसेस में, बट हमने उसको कलेक्ट किया। और हमने उसको कलेक्ट करते हुए इस तरीके से नोट कर लिया कि वो सिर्फ हमें समझ आए। इकोनॉमिक्स में 84, मैथ्स में 90, इस तरीके से हमने उसको नोट कर लिया, बिना कुछ और तरीके से उसको नोट किए। मतलब इस तरीके से किया सिर्फ कि वो हमें समझ आ जाए। तो हमने ऐसे किया उसको, इकोनॉमिक्स 84, मैथ्स 90, अकाउंट्स 95, इस तरीके से हमने उसको नोट कर लिया कि सिर्फ हमें समझ आए। ये तो हुआ कलेक्शन। फिर हमने उसको जब ऑर्गेनाइज किया, हमने इसको एक टेबल की फॉर्म में डाल दिया। इकोनॉमिक्स में 84, मैथ्स में 90, अकाउंट में 95, आउट ऑफ, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स भी हमने साथ में लिख दिए 100, 100, 100। ये जब हमने पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको कर लिया, एक टेबल फॉर्मेट में डाल दिया, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो प्रेजेंटेशन करना इस तरीके से कि हम इसको टेबल की फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये भी एक ये प्रेजेंटेशन भी हो गया। एनालिसिस होता है जब हम इस पूरे में से इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। जब हम ये परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा आपका एनालिसिस वाला पार्ट। कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, वो सब चीजें जो करते हैं वो सब आती है एनालिसिस। एंड लास्ट के लिए जो इंटरप्रिटेशन के लिए बचता है, वो बचता है सिर्फ कि आपने ये एनालिसिस किया क्यों, आप क्या देखना चाहते थे। जैसे आपने इसकी परसेंटेज निकाली और आपके पास पिछले 2 ईयर्स की भी परसेंटेज पड़ी थी, तो आपने 3 साल का एवरेज देखना था, इसलिए आपने निकाली। तो आप वो कर लो, इंटरप्रिटेशन आपकी वो आ जाएगी कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या आई, जो फाइनल रिजल्ट आया। आप डिवीजन देखते हो कि आप कौन सी डिवीजन में आ रहे हो, और आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, आप कहाँ के लिए एलिजिबल हो, वो सब चीजें जब आप देखते हो वो आता है इंटरप्रिटेशन में। इसके अलावा जैसे हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसी अपने फ्रेंड के मार्क्स के साथ अपने मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो भी इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा।
तो इंटरप्रिटेशन में आई क्वालिटेटिव चीजें, एनालिसिस तक हम देख रहे हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजें, मतलब इस डेटा के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अप्लाई कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के, सो दैट हमें एक डेफिनेट रिजल्ट मिल सके जो कि हम चाहते थे कि हमें वो मिल जाए। ये होती है स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हो गया सबको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक डेफिनेशन? बाकी बच्चे भी बता दो। ठीक है, इसके बात करते हैं फीचर्स के बारे में। जो भी हमने उस डेफिनेशन में पढ़ा, अगर हम उसी में से कुछ फीचर्स निकालें तो वहां से आ सकते हैं। चलो वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं पहले। यहाँ से अगर हम कुछ फीचर्स देखें तो पहला फीचर्स तो आपका यही हो जाएगा। एक तो ये हो गया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के बाद क्या हो गया? अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। दूसरा ये हो जाएगा आपका। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा होता है, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्टेड होते हैं, प्री डिटरमिन्ड पर्पस होता है, एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है थोड़ी सी, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होता है, एंड लास्टली किसके लिए प्लेस किए जाते हैं? इन रिलेशन टू ईच अदर वो प्लेस किए जाते हैं, या तो कंपैरिजन करने के लिए या कुछ ओवरऑल रिजल्ट चेक करने के लिए। तो वो हम ये पूरा सारा सिस्टम कर रहे हैं। तो यही सारे उसके फीचर्स हो जाएंगे। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, affected by multiplicity of causes, numerically expressed, reasonable standard of accuracy, predetermined purpose, systematic manner, and placed in relation to each other, that is for comparison. ये सारे आ गए इसके फीचर्स। बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि स्टैटिस्टिक्स काम क्या क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या क्या है। स्टैटिस्टिक्स का काम ये है कि जैसे हमने वो 5 नंबर्स को लिया और उन 5 नंबर्स को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया बाय मेकिंग इट परसेंटेज वाइज, और वो जो नंबर था परसेंटेज वाला नंबर, उसको हम क्या कह रहे थे कि हमारे सारे नंबर्स को मिला के हमारी इतनी परसेंटेज बन रही है, मतलब वो जो नंबर है एक परसेंटेज वाला, वो नंबर सारे के सारे नंबर्स को प्रेजेंट कर रहा है, सारे के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हमने क्या किया, हमने कितने सारे नंबर्स को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने एक मतलब बहुत सिंप्लीफाई तरीके से यूज कर लिया, सिंप्लीफाई तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स फैक्ट को सिंप्लीफाई कैसे करना है वो स्टैटिस्टिक्स हमको बताता है। इसके बहुत सारे टूल्स हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म लाइक टैबुलेशन और ग्राफिकली, और है ये और नहीं है, और ग्राफिकली प्रेजेंट करना डेटा को इन अ डेफिनेट फॉर्म। डेफिनेट फॉर्म का मतलब है जैसे टेबल में कर दिया, ग्राफ में कर दिया। अभी ग्राफ में अगर आप कैसे बताऊं मैं, ग्राफ में जैसे आप अपने मार्क्स का ग्राफ बना लो, ठीक है, टाइम सीरीज होती है। टाइम सीरीज मतलब कि एक साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी। तो अगर आपने पॉपुलेशन के कभी ग्राफ्स देखे हो तो पॉपुलेशन के ग्राफ्स कुछ ऐसे 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 जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो टाइम सीरीज होती है। वो भी आप डेटा प्रेजेंट करने का एक तरीका है आपका। बार ग्राफ, पाई चार्ट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं डेटा को प्रेजेंट करने में। वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम कवर नहीं करेंगे, बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि वो होते क्या है। टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ डाटा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी स्टैटिस्टिक्स का यही था कि कंपैरिजन करना है हमको इन रिलेशन टू ईच अदर, हमें वो डेटा प्लेस करना है। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कैसे हेल्प करेगा? देखो, एक पूरे देश की पॉपुलेशन है, पूरे देश की पॉपुलेशन को के डेटा को कलेक्ट करना, उनकी सारी चीजों को नोट करना कि कौन सी एज से बिलोंग करते हैं और कहाँ पर रहते हैं, किस रीजन में रहते हैं, और क्या क्या उनकी इन सोर्स ऑफ इनकम है, वो सब चीजें नोट करते हैं हम पॉपुलेशन का डेटा जब कलेक्ट करते हैं। तो वो सब डेटा कलेक्ट करके होगा क्या कि हमें अगर कोई भी पॉलिसी इशू करनी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए या फिर एक पर्टिकुलर एज के लिए,
तो वो पॉलिसी बनाने के लिए इजी हो जाएगा हमारे लिए। एंड वो जो पॉपुलेशन का डेटा हमने कलेक्ट किया वो क्या है, अगेन स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि उस डेटा को कलेक्ट करके हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद एनालाइज करेंगे और उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। तो ये 5 चीजें तो स्टैटिस्टिक्स की है। तो इसलिए वो जो पॉपुलेशन का डेटा हमने कलेक्ट किया वो एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। एंड उसको हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम पॉलिसी और प्लानिंग कर सके पूरे देश के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए। फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब है कुछ भी अगर हमने थ्योरी वगैरह टेस्ट करनी है या कोई भी चीज हमने इस्टेब्लिश करनी है, जैसे कि हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए हमें ये चेक करना है कि हमारे वो जो प्रोडक्ट जो हम देने वाले हैं या वो सर्विस हम देने वाले हैं उसकी डिमांड कितनी रहने वाली है मार्केट में। तो वो जो चीजें हम चेक करेंगे वो भी हमारा हाइपोथेसिस में आ जाएगा। तो टेस्ट करना हाइपोथेसिस मतलब कोई भी एक फ्यूचर की चीज चेक करना या फिर एक पास्ट की चीज चेक करना। जैसे हम मान लो कोई लॉ टेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो थ्योरी है और वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उसको चेक करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर लेते हैं। इसमें आप सिंपल से सिंपल थ्योरी का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि डिमांड, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। अब वो आप कैसे देखोगे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्राइस देखो। एक चीज जब 10 रुपए की थी तो इतनी डिमांड थी, एक चीज जब 20 रुपए की होगी तो इतनी डिमांड हो गई। तो ये सब चीजें जब आप करोगे ये भी स्टैटिस्टिक्स है। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए। हाँ जी। तो ये हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए भी यूज होती है स्टैटिस्टिक्स। इसका सिंपल से सिंपल अगर आप डेफिनेशन, अगर आप मीनिंग देखना चाहो कि ये कहाँ पे काम आती है, तो ये जैसे कि रेलवे फेयर्स में अगर राइज होगा तो क्या वो पैसेंजर ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ये चीज चेक करना, इस चीज को एनालाइज करना इस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग मतलब प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर। हेल्प इन फोरकास्टिंग का मतलब है जो भी फ्यूचर में चीजें होने वाली हैं उनको फोरकास्ट करने में ये हेल्प करेगा। अब वो फोरकास्ट हम कैसे करेंगे, पिछले डेटा के बेसिस पे जो भी पहले अकर हुआ था, जो भी पहले अकर हुआ था उस डेटा को आप इकट्ठा करो, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर दो या कुछ ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूड कर दो जो कि आपको लगता है कि फ्यूचर में इम्पैक्टेड होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर की थोड़ी सी प्रोजेक्शन या फोरकास्टिंग ले सकते हो, राइट। टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सारे फंक्शंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। समझ आए आप लोगों को? ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है, स्टैटिस्टिक्स चाहिए क्यों, जरूरी क्यों है। स्टैटिस्टिक्स एक तो बिजनेस में काम आता है, ठीक है, हम छोटे से छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इनफैक्ट इंडिविजुअल्स के भी काम आता है, हम जैसे लोगों के काम आता है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल्स के। फिर बिजनेसेस के काम आता है, फिर बिजनेस के ऊपर जाते हैं, देश के काम आता है, मतलब पूरी इंडिया पूरी इकोनॉमी के लिए काम आता है, और फिर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए भी ये काम आता है। तो हर लेवल पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। इंडिविजुअल्स के लिए कैसे, जैसे कि मैंने आपको सिंपल से सिंपल एग्जांपल दिया था, हमें अपनी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, हमें अपने रोज के खर्चे कैलकुलेट करने होते हैं, हमें ये देखना होता है कि अगले महीने का कितना खर्चा होगा। वो सब चीजें जो हम देख रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स है। बिजनेस में कैसे काम आता है, अब जो चीज हम कर रहे हैं, हम अपना खर्चा एस्टिमेट कर रहे हैं, बिजनेस को भी तो खर्चा एस्टिमेट करना है, तो वो चीज देखने में, ठीक है, बिजनेस को ये देखने में, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, उसकी डिमांड को एस्टिमेट करने में भी स्टैटिस्टिक्स काम आएगा। बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करना है, उसके खर्चे कितने होंगे, उसका प्रॉफिट कितना होगा, वो सब चीजें भी इसमें आ जाती है। और प्रोडक्शन की प्लानिंग के लिए भी स्टैटिस्टिक्स काम आता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, ठीक है। इन इकोनॉमिक प्लानिंग या गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेशन, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया था, वो पॉपुलेशन का डेटा बहुत सारी पॉलिसीज और प्लानिंग का हिस्सा बनता है, बहुत सारी पॉलिसीज और प्लानिंग का बेस बनता है। जैसे कि अगर हम ये लगाएं कि हमारे देश में 140 करोड़ की अगर जनसंख्या है, तो उस 140 करोड़ में मान लो 40 करोड़ जो है वो यूथ है, और उस 40 करोड़ में जो यूथ है उसमें से सिर्फ 30 करोड़ जो है वो एम्प्लॉयड है, 10 करोड़ अनएम्प्लॉयड है।
तो वो जो 10 करोड़ अनएम्प्लॉयड है वो कहाँ से पता चलेगा? जब हमने पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया था। पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने ये देखा होगा कि कितने लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है और वो काम करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए हम कुछ पॉलिसी लेकर आएंगे कि उन लोगों को काम मिल जाए। वो होता है इकोनॉमिक प्लानिंग करना। उस तरीके से हम इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में यूज होता है। इकोनॉमिक्स मतलब इन जनरल जो इकोनॉमिक्स होती है, बहुत सारे लॉज को फॉर्मुलेट करने के लिए यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारी मार्केट स्ट्रक्चर्स को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स काफी सारी जगहों पर यूज किया जाता है। फिर आते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपको वो इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया था? मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे? मार्केट स्ट्रक्चर जैसे कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, वो चीज समझने के लिए, या वो भी ऑलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन है, कौन सा चीज है, वो सब चीजें भी समझने के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। लिमिटेशन में देखो, हमने सबसे पहले बात की थी कि न्यूमेरिकल डेटा को इंक्लूड कर रहा है। अब न्यूमेरिकल डेटा को इंक्लूड कर रहा है तो मतलब जो बाकी फैक्टर्स है उनको तो ये इंक्लूड ही नहीं करेगा। जैसे कि मान लो कोविड आ रहा था, ठीक है, कोविड आया तो उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है, बहुत सारी जो हमारी 90 से ऊपर वाली पॉपुलेशन थी, वो लोग अब क्या रहे, अब वो काम करने के लायक नहीं रहे, या बहुत सारे 90 प्लस जो पॉपुलेशन थी उनकी डेथ हो गई। ठीक है, हमने ये देखा। तो ये चीज जब हम पॉपुलेशन का पूरा डेटा देखेंगे, ये चीज वहां पे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी कि क्यों वो 90 प्लस पॉपुलेशन कम हुई थी। उसका जो रीजन है वो चीज नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये बताएगा पॉपुलेशन का डेटा, क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को प्रेजेंट करेंगे वहां पर कि पॉपुलेशन कम हुई है। तो पॉपुलेशन क्यों कम हुई है ये नहीं बताएगा क्वालिटेटिव जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होगा। तो क्वालिटेटिव फिनोमिना नहीं बताएगा कहीं पे भी। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल फैक्ट्स। इंडिविजुअल फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो आपने एक बताया कि आपके मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, तो उस पर आप कितना एनालिसिस करोगे, क्या एनालिसिस करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। उसको ना ही आप किसी और के साथ कंपैरिजन में लग सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही डेटा है। तो वो जो इंडिविजुअल फैक्ट है उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स होने चाहिए, मल्टीपल फैक्ट्स होने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिस यूज। अब मिस यूज करने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे देश की सरकार। हमारे देश की सरकार या बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं, इनफैक्ट न्यूज एजेंसीज और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डेटा ले लेती हैं और इस डेटा को मिस इंटरप्रेट करती हैं, मैन्युपुलेट करती हैं और फिर पब्लिक को प्रेजेंट करती हैं। तो बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो पब्लिक को प्रेजेंट करने से पहले मैन्युपुलेट किया जाता है। अब मैन्युपुलेट क्यों कर रहे हैं वो? ताकि वो अच्छा डेटा प्रेजेंट कर सके, या कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। तो डेटा का मिस यूज करना, स्टैटिस्टिक्स का मिस यूज करना भी इसकी एक लिमिटेशन है इन अनएम्प्लॉयमेंट केसेस, राइट? स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ओनली ट्रू ऑन एन एवरेज, क्योंकि इसमें एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है। बहुत सारी जगह पे हम एस्टिमेशन इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो सिर्फ ऑन एवरेज ही रिजल्ट ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमने एस्टिमेशन इन्वॉल्व किया। हम सारी सारी चीजों को चेक करेंगे तो ही रिजल्ट बेटर होंगे, तो ही रिजल्ट ठीक आएंगे। क्योंकि जब तक आपने एस्टिमेशन इन्वॉल्व किया तो एवरेज ही आएंगे रिजल्ट्स, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मान सकते हो आप, तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकते। Statistical laws are not exact and are based on probability. Again, estimation पे based है। इंटर्नशिप में बताया था कि जब कांग्रेस ने कोल वाले केस में घोटाला किया था। ओके, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल लॉज जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, एंड अगेन वो एस्टिमेशन पे बेस्ड है। तो इसलिए हम यहाँ स्टैटिस्टिकल लॉज पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल लॉज को ज्यादा अच्छे तरीके से मान नहीं सकते हैं। तो ये हो गई लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। स्टैटिस्टिकल मेथड्स का मतलब क्या है? जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास मेनली दो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को यूज किस तरीके से करना है। बेसिकली वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स।
एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है जहां पे हम प्रोसीजर्स यूज करते हैं टू समराइज एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। मतलब एक डेटा के सिर्फ हमने ये बताया कि क्या उसके डिस्क्रिप्शन है, क्या समरी है। जैसे पॉपुलेशन का डेटा था, वो सब हमने लिख के दे दिया, वो हुआ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि हमने वो पूरा का पूरा डेटा बना के किसी और को दे दिया। ये हुआ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जब हमने वो डेटा लिया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का डेटा लिया, और अब हम उस पर कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, वो होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर यूज टू मेक इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस का मतलब है एनालिसिस करना अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। जो भी आपके पास डेटा आया उसको आप एनालाइज कर रहे हो और उसमें से कुछ रिजल्ट निकाल रहे हो, कुछ डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हो, और उसमें से बेसिकली उसका एनालिसिस कर रहे हो आप। तो जो आप कलेक्ट कर रहे हो डेटा, उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव, और जो आप उस डेटा को एनालाइज कर रहे हो उसको बोलते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हो गया दोनों चीजें? हम इन्फ्रेंशियल के बारे में और पढ़ेंगे। देखो, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि इन्फ्रेंशियल में आप क्या करो, एनालिसिस कर रहे हो। और ये जो एनालिसिस है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही जगह काम आए, ये एनालिसिस आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम आता है। इन्फ्रेंशियल का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो ये होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय और इन्वॉल्विंग कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। एनालाइज करना, सिंपल डेफिनेशन अगर इसको बोले, कि एविडेंस और रीजनिंग के बेसिस पे उससे कुछ रिजल्ट पे पहुंचना, उस पूरे डेटा से कुछ रिजल्ट या कंक्लूजन डिराइव करना इज इन्फ्रेंशियल। ये तो हो गया इन्फ्लुएंशियल का मीनिंग। अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो इन बिजनेस, क्योंकि मेनली हमारा बिजनेस और एचआर का ही काम है, तो हम बिजनेस से रिलेटेड देखेंगे कि कहाँ पर ये यूज किया जा सकता है। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो डेटा कलेक्ट करो। जो भी आपके कस्टमर्स हैं या पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन लोगों का डेटा कलेक्ट करो और ये देखो कि वो लोग क्या चाहते हैं। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो आप एक सर्वे करते हो कि लोगों की क्या डिमांड है, लोग कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, कस्टमर्स कैसे चीजें चाहते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, वो सब चीजों को जब आप एनालाइज करते हो, वो आता है आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में। एंड वो चीज आपकी कहाँ पर आ सकती है, मार्केटिंग में। आपकी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में काम आ सकती है कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजंस लो। कस्टमर को जिस तरीके के गुड्स पसंद है उस तरीके के गुड्स बनाओ। कस्टमर जिस प्राइस पे देना चाहता है, जिस जो प्राइस देना चाहता है, ट्राई करो कि आप उस प्राइस पे दे सको। वो सब चीजें आती हैं मार्केटिंग में। मतलब प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आ जाएंगी आपकी मार्केटिंग में। उससे रिलेटेड जो भी आप सर्वेस करोगे, जो भी इन्फ्लुएंसेस करोगे, जो भी एनालिसिस करोगे, वो आपका आ जाएंगे मार्केटिंग के मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। फिर प्रोडक्शन से भी ये काम आ सकता है। प्रोडक्शन में कैसे काम आएगा, बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट की जाती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो बन रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी, बेसिकली प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। ये सब चीजों को करने के लिए आपको अगेन एक डेटा लेना पड़ेगा और उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो वो जो एनालाइज होगा, एनालिसिस होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। एंड वो भी आपका मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में काम आता है। फिर फाइनेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही ऑब्वियस है। जैसे हमने अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज किया था, ऐसे ही हम प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी रेशियोज, ये सब कैलकुलेट करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। फाइनेंस में सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, या इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, या इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स। फाइनेंस में हम सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट, राइट। फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कैसे करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सैलरीज को कैलकुलेट करने के लिए, मिनिमम वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए,
कितने ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो कैलकुलेट करने के लिए, वो सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमको स्टैटिस्टिक्स का यूज करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है। फिर बात करते हैं डेटा कलेक्शन की। अब हमने 5 स्टेजेस पढ़े थे, अगर आपको याद है तो कौन कौन से थे वो 5 स्टेजेस? स्टैटिस्टिक्स के 5 स्टेजेस पढ़े थे हमने। उपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये 5 स्टेजेस थे। स्टैटिस्टिक्स का जितना भी आप सिलेबस देखोगे जनरली भी, तो वो जनरली भी स्टेजेस, यानी 5 स्टेजेस में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड होता है। जैसे कि सबसे पहला पार्ट आता है कलेक्शन का। डेटा को कलेक्ट जब आप कर रहे हो, कलेक्ट करना कैसे है, कलेक्ट करने के सोर्सेज क्या क्या होंगे, कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करोगे, तरीके क्या होंगे, वो सब चीजें आपका पार्ट है डेटा कलेक्शन का। फिर आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो आप या तो टेबल्स फॉर्म में या फिर किसी पैराग्राफ की फॉर्म में, जिस मर्जी तरीके से आप जब ऑर्गेनाइज करते हो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। फिर आप प्रेजेंट करते हो टेबुलेशन फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में या सिंपल टेक्सचुअल मैनर में, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इन सारी चीजों को करने के, वो सब तरीके भी हम पढ़ेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में। स्टार्ट करते हैं डेटा कलेक्शन से। सबसे पहले कलेक्शन वाली जो स्टेज है, क्योंकि पहली स्टेज आपकी वही होती है, जब तक आप डेटा कलेक्ट नहीं करोगे तो उसको आगे कैसे बढ़ाओगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, सारी चीजें डेटा कलेक्शन पे डिपेंड करती है। तो डेटा कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने का जो प्रोसेस है वो होता है डेटा कलेक्शन फ्रॉम ऑल द रेलेवेंट सोर्सेज टू फाइंड अ सोल्यूशन। इस चीज का सोल्यूशन रिसर्च प्रॉब्लम का, जो भी पर्टिकुलर आपको ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव है स्टैटिस्टिक्स करने का या कोई भी रिसर्च करने का, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को के चलते हुए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप कुछ डेटा कलेक्ट करते हो, और ये डेटा आप वहां से कलेक्ट करते हो जो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट सोर्सेज हो सकते हैं उस डेटा के लिए। जैसे मान लो आपको पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना है अपने सेक्टर का, पूरे सेक्टर का, तो आप क्या करोगे, आप कैसे कलेक्ट करोगे उसको? या तो आप अपने सेक्टर के एमसी के पास जा सकते हो, ठीक है, अपने सेक्टर का जो एमसी है उसके पास जा सकते हो, बट वो बोलेगा कि मेरे पास तो पिछले 10 साल का डेटा है, मतलब मेरे पास लास्ट 10th ईयर का डेटा है, मेरे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है, मेरे पास तो 10 साल पुराना डेटा है। तो आप क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे कि आप सारे सेक्टर में जाओगे, एक एक पर्सन से बात करोगे, एक एक घर पे जाके बात करोगे और उनसे अपना डेटा कलेक्ट करोगे। तो वो जो सोर्सेज हैं वो आपको डिसाइड करने हैं कि आपके लिए रेलेवेंट सोर्स कौन सा हो सकता है। इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का जो आउटकम होगा वो चीज हेल्प करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए हेल्प करता है ऑब्वियसली, क्योंकि डेटा आप कलेक्ट इसलिए कर रहे हो। द डेटा कलेक्शन मेथड allow a person to conclude an answer to the relevant question। जो भी relevant question arise हुआ था इस रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले, उस रेलेवेंट क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा डेटा कलेक्शन को की मेथड को शुरू करके। Most of the organization use data collection method to make assumptions about future probabilities and trends। बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है कि हम फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बात कर सके। जैसे कि आपका पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो था मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, आपने लगाए थे पूरे साल में, मतलब पूरे जो बिजनेस में लगाए थे वो 10 लाख रुपए लगाए थे। 10 लाख रुपए लगा के आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या मानोगे, इस साल इतना हुआ है अगले साल भी इतना हो जाएगा, जनरली यही मान लेते। या फिर अपने मार्क्स, हमने इस साल लिए 80%, अगले साल मान लो कि हम यही सेम मेहनत करते रहे तो अगले साल भी हमारे इतने मेहनत इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो वो भी हुआ कि फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज और फ्यूचर जो एस्टिमेशंस हैं, फ्यूचर जो अकरेंस होने वाली है उसका हम एस्टिमेशन कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द कोविड फैक्ट। मतलब वही सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में।
Once the data is collected, it is necessary to undergo the data organization process. Data collect करने के बाद आप उसको organize करोगे. Organize करने के बाद क्या करते हैं? Organize करने के बाद क्या करते हैं डेटा को? प्रेजेंट करते हैं. डेटा कलेक्शन की अब और थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं. डेटा जो होता है वो दो टाइप्स का होता है. एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको अपने सेक्टर की पॉपुलेशन देखनी है, कितनी पॉपुलेशन है. तो आप क्या करोगे? आप या तो एमसी के पास जाओगे, उससे लोगे पॉपुलेशन का डेटा, या फिर आप सीधा सीधा उन लोगों के पास चले जाओगे जो लोग एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं. मतलब अपने सेक्टर में एक एक घर में जाकर पूछोगे कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी अर्निंग्स क्या है, वो सब चीजें आप पूछोगे. तो वो जो आपने पूछा उनसे डायरेक्टली जाके, जो आप डायरेक्टली जाके कलेक्ट कर रहे हो उन लोगों से, जिन लोगों के पास वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, वो होता है प्राइमरी डेटा. और जब आपने एमसी से जाकर वो डेटा लिया तो वो हुआ सेकेंडरी डेटा. Primary importance of the data collection in any research or business is that it helps to determine many important things about the company, particularly the performance. तो प्राइमरी डेटा हुआ ऐसा डेटा जो कि आप डायरेक्टली उन लोगों से कलेक्ट कर रहे हो जो लोग आपकी रिसर्च का पार्ट है, जिन लोगों के ऊपर आप एक्चुअली में रिसर्च कर रहे हो, मींस रॉ डेटा, राइट. और सेकेंडरी डेटा क्या हुआ कि किसी ने वो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ था, अब वही डेटा सेम उठा रहे हो, तो वो हुआ सेकेंडरी डेटा. किसी ने प्राइमरी डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ था, आप उसी पर्सन से, जिसने वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया हुआ था, उसी पर्सन से वो डेटा आप ले रहे हो, वो हुआ सेकेंडरी डेटा. Depending on the type of data, the data collection method is divided into two categories. दो कैटेगरीज होती है, जिसे मैंने आपको अभी बताया कि वो लोग, एक तो जिनसे जो कि डायरेक्टली आपकी रिसर्च का पार्ट है, एक तो वो लोग हो गए, और दूसरा वो एमसी हो गया जिससे आप ले सकते हो. इसी तरीके से डेटा कलेक्शन के दो सोर्सेज हो गए ब्रॉडली, और वो दो सोर्सेज हैं, एक तो प्राइमरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज मतलब वो जिन लोगों से आप डायरेक्टली जाके कलेक्ट कर सकते हो डेटा, और वो लोग ही उस डेटा के एक्चुअल में प्रोसेसर हैं, एक्चुअल में उन लोगों के पास ही वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. सेकेंडरी सोर्सेज हुए वो लोग जिन्होंने वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट की हुई थी, और उन लोगों से अब आप वो इंफॉर्मेशन ले रहे हो. जैसे आप एमसी से जाके जब लोगे तो वो हुआ सेकेंडरी सोर्स, और जब आप घर घर जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो हुए प्राइमरी सोर्सेस. तो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ये होते हैं. आपको ये दोनों क्लियर हो गए? अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन के बारे में बात करते हैं. प्राइमरी डेटा जो होता है ये होता है रॉ डेटा, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट हैंड सोर्स, जो फर्स्ट हैंड सोर्स से हमको मिलता है थ्रू एक्सपेरिमेंट करके. जैसे कोविड वैक्सीन जो होती है, जो भी वैक्सीन आपकी लग रही है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट है. अभी कल परसों न्यूज आई थी कि 2 साल से ऊपर वाले बच्चों के जो एक्सपेरिमेंट थी, जो रिसर्च थी, वो पूरी होगी, टेस्टिंग पूरी हो गई. तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, सर्वेज करने के लिए यूज किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तीनों चीजों के थ्रू आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो. The primary data collection method is further classified into two types. आगे भी ये दो टाइप का होता है. एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड, और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड. ये देख लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड होता है, ये बेस्ड होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर. मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए, कोरिलेशन रिग्रेशन के थ्रू, मीन मीडियन मोड को आपने यूज कर लिया, इन सब के थ्रू हमने क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया. जैसे मान लो 10 लोगों का डेटा कलेक्ट किया, कोई रिसर्च करनी थी, कोई सर्वे करना था, 10 लोगों का डेटा कलेक्ट किया और उनसे पूछा कि उनको वैक्सीन लगवा के, कोविड वैक्सीन लगवा के कैसा लग रहा है.
तो वो 10 लोगों का डेटा कलेक्ट किया और हमने वही सेम डेटा अप्लाई कर दिया टू अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन। उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड, कि हमने सिर्फ एक सैंपल लिया और उस सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन में वो चीज अप्लाई कर दी। उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड, जहां पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज कर रहे हैं किसी एक रिसर्च या किसी एक ऑब्जेक्टिव पर पहुंचने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सैंपल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी एक एक पर्सन के पास जाके नहीं पूछ रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है, तो ये मेथड हो गया चीपर होगा देन द क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। तो वो क्वालिटेटिव भी देख लेते हैं कि क्या होगा। क्वालिटेटिव में क्या होगा, क्वालिटेटिव में एज ऑपोजिट टू दी क्वांटिटेटिव, वहां पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगी, वहां पर हम एक एक पर्सन से जाके पूछेंगे, वहां पर हम एक एक पर्सन से डाटा कलेक्ट करेंगे। क्लोजली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स दैट आर नॉट क्वांटिफाइबल, जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अब मान लो हमारे देश की 140 करोड़ की जनसंख्या है। अब उस 140 करोड़ की जनसंख्या में जरूरी तो नहीं है कि 140 के 140 लोग, 140 करोड़ सारे के सारे लोग एक जैसा ही काम कर रहे होंगे, उनकी लाइफस्टाइल एक जैसी होगी। इनफैक्ट हर पर्सन की लाइफस्टाइल अलग अलग होगी। तो उसके बेसिस पे मान लो हमने सिर्फ 20 करोड़ का डेटा कलेक्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने ये मान लिया कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही होंगे। तो क्या हम वो कर सकते हैं? क्या वो बेटर तरीका होगा एक देश की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने का? नहीं होगा। तो उसके लिए तो हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा, एक एक पर्सन से बात करनी पड़ेगी, एक एक फैमिली या घर पे जाके बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे कोई भी चीज जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मतलब ये हुआ क्वांटिफाई ना कर पाना, जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिनके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लगा सकते, उसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। ये होते हैं मेनली चार टाइप के कलेक्शन मेथड। एक तो होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है इंटरव्यू, तीसरा होता है क्वेश्चनियर और फोर्थ होता है शेड्यूल, लाइक पोलियो अवेयरनेस कैंपेन। देयर आर सेवरल मेथड्स। ये चार मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड और शेड्यूल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जैसे कि कोई पर्सन, हमने ये देखना है कि किसी पर्सन को काम करते हुए कैसा लग रहा है, कोई एक काम कर रहा है वो, और हमने ये देखना है कि वो काम करते हुए उसको कैसा लग रहा है या उसमें कितनी मेहनत लग रही है। वो सब चीजों के लिए आपके पास आता है ऑब्जर्वेशन, कि जब कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर रिसर्च को कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, उस टाइम पे आप उसको ऑब्जर्व कर लो सिर्फ, और ऑब्जर्व करके जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट्स को आप नोट कर लो। एक तो मेथड हो गया ये। दूसरा मेथड आपके पास होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू मेथड में आप दूसरों के घर पे जाके, जैसे वो पॉपुलेशन वाला डेटा कलेक्ट होता है, आई डोंट थिंक आप लोग को याद होगा या नहीं, आई डोंट नो, कि बट जब भी पॉपुलेशन का सेंसस होता है, पॉपुलेशन कैलकुलेट कंडक्ट करनी होती है, ये चेक करना होता है कि कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश की, तो हम इंटरव्यू मेथड को मेनली फॉलो करते हैं। मतलब हर घर में जाके पूछा जाता है उन लोगों से कि आपके घर में कितने लोग हैं, उन लोगों की अर्निंग क्या है, किस किस एज कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, वो सब चीजें हम पूछते हैं एक एक घर में जाके। तो वो मेथड हुआ इंटरव्यू मेथड, कि जब एक इन्यूमरेटर, एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास जाके कुछ डेटा पूछता है, कुछ डेटा लेता है, उसको बोलते हैं आप इंटरव्यू मेथड। यस, कितने मोटर व्हीकल्स हैं, वो सब चीजें वो हमसे पूछते हैं। फिर आता है क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में हम उन लोगों से सवाल नहीं पूछते, हम उन लोगों को एक पेपर दे देते हैं जिस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और वो क्वेश्चंस हमारे डेटा से रिलेटेड होते हैं, जो भी चीजें हमने उनसे पूछनी है, अब वो चीजें हम उनको लिख के दे देते हैं एक पेपर में, और वो जनरली यस या नो में, या मतलब चार ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक टिक कर देते हैं। तो वो होता है क्वेश्चनियर मेथड। फिर आते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आते हैं क्वेश्चनियर की तरह ही होते हैं। शेड्यूल्स आर बेसिकली, मतलब बने बनाए होते हैं ये क्वेश्चनियर्स। तो उन शेड्यूल्स को आप निकालो और वो शेड्यूल्स जाके उनको दे दो, जो भी उनको लगता है कि उनके अकॉर्डिंग है वो शेड्यूल को भर के दे देंगे। ये होते हैं चार मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स। क्लियर हो गए? समझ आ गए? ये तो थे प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स।
प्राइमरी डेटा में हमने आगे देखिए दो मेथड थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव था उसमें फर्दर चार थे, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, शेड्यूल्स एंड क्वेश्चनर, वो चार थे। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड के बारे में। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड का मतलब है कि डेटा हम उस पर्सन से या उस जगह से कैलकुलेट कर रहे हैं या उस जगह से हम उठा रहे हैं जो वो ऑलरेडी, जहां पर ऑलरेडी किसी ने प्राइमरी कंडक्ट करके प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू उस डेटा को ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है। तो सेकेंडरी डेटा इज द डेटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द एक्चुअल यूजर। जो एक्चुअल यूजर है उसके अलावा किसी और ने उसको कलेक्ट किया हुआ है। It means that the information is already available, information already available है and someone analyzes it, कोई उसको already analyze कर चुका है। दो टाइप का होता है ये मेनली, एक होता है पब्लिश्ड डेटा और एक होता है अनपब्लिश्ड डेटा। पब्लिश्ड डेटा होता है जो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश कर देती है, मतलब जैसे कि पॉपुलेशन का डेटा, जैसे कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड्स, जैसे कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये सब पब्लिश्ड डेटा होती है जो ऑफिशियली पब्लिश हो जाता है थ्रू बाय एन ऑर्गेनाइजेशन या बाय गवर्नमेंट, बाय कंपनी, किसी के भी थ्रू। अनपब्लिश्ड डेटा होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि पब्लिश नहीं हो पाई और कुछ कॉन्फिडेंशियल थी इसलिए हमने उसको पब्लिश नहीं किया, या फिर पब्लिक को उसकी नीड नहीं थी इसलिए उसको पब्लिश नहीं किया गया, बट वो डेटा अवेलेबल है। जैसे कि किसी की डायरीज, डायरीज मतलब वो जो डेली राइटिंग होती है वो, किसी के लेटर्स, किसी की अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज, वो सब चीजें आती हैं अनपब्लिश्ड डेटा में। तो ये दो तरीके होते हैं सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के, कि या तो आप एक ऐसा डेटा कलेक्ट कर लो, एक ऐसा डेटा कलेक्ट कर लो कि प्राइमरी सोर्स से आप जिनसे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उन लोगों से डायरेक्टली जाके ले लो, या फिर ये देख लो कि किसी ने वो इन्फॉर्मेशन अगर ऑलरेडी कलेक्ट की हुई है तो उनसे लोगों से वो जाके इन्फॉर्मेशन ले लो। अब जिन लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है ऑलरेडी, वो या तो पब्लिक को ये ऑलरेडी पब्लिश कर चुके होंगे, वो ऑलरेडी पब्लिक को ये चीज दिखा चुके होंगे, या फिर दूसरा हो सकता है कि नहीं दिखा रहे होंगे। अगर उन्होंने नहीं दिखाई तो उसको बोलते हैं हम अनपब्लिश्ड डेटा, मतलब पब्लिश नहीं हुआ है, वो पब्लिक को अभी तक पता नहीं चला है। और एक होता है पब्लिश्ड डेटा जब वो पब्लिक को पता चल चुका है। ये दो टाइप के आपके सेकेंडरी डेटा हो गए। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, बट बीच में एक स्टेप था ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन होता है ये मोर और लेस एक जैसी ही चीजें हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी हम डेटा को काइंड ऑफ टेबुलेशन फॉर्मेट में कर रहे होते हैं कि टेबुलेशन में हमने डाल दिया और उस तरीके से जो हमारा डेटा था वो ऑर्गेनाइज हो गया। प्रेजेंटेशन में भी हम सेम चीज करते हैं। प्रेजेंटेशन में दो तरीके और एडिशनल ऐड हो जाते हैं तीन में से, और वो दो तरीके हैं कि या तो आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में डाल दो उनको, मतलब पैराग्राफ की फॉर्मेट में डाल दो, या फिर आप डायग्रामेटिक तरीके से डाल दो। तो वो तीनों चीजें हम कवर करेंगे यहाँ पर। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर, क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में। ऑर्गेनाइजेशन में हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं या हम जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं डेटा की, वो सिर्फ क्लियर तरीके से होता है, उसमें हम अट्रैक्टिवनेस को इंक्लूड नहीं करते हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन में। बट अट्रैक्टिवनेस की जो डेटा है वो आपका अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, वो देखने में अच्छा लगे, ऐसा होना चाहिए, सो दैट द डेटा कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड, ताकि हम उस डेटा को अच्छे से समझ सके, इजीली समझ सके और उसको एनालाइज कर सके। तीन टाइप के फॉर्म्स होते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के। एक होता है टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन और तीसरा होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जैसे ये एक पैराग्राफ बना के मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, ये होता है टेक्सचुअल फॉर्मेट। जैसे आपके टीचर ने आपको मार्क्स बताए थे कि आपके इंग्लिश में मार्क्स इतने हैं, आपके इंग्लिश इकोनॉमिक्स में मार्क्स इतने हैं, आपके अकाउंटेंसी में मार्क्स इतने हैं। तो अगर आप पूरे पूरे सेंटेंसेस को लिखोगे कि मेरे इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मेरे अकाउंट्स में इतने मार्क्स हैं, तो वो हुआ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेबुलर में क्या हुआ, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, इकोनॉमिक्स में 94 आउट ऑफ 100, अकाउंट्स में 90 आउट ऑफ 100,
ऐसे ऐसे हमने जब किया तो वो हुआ टेबुलर प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक क्या हुआ कि आपने किसी भी डायग्राम के थ्रू, किसी भी ग्राफ के थ्रू उनको प्रेजेंट किया। और वो जो ग्राफ्स होते हैं, वो जो डायग्राम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स, बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफ्स या चार्ट्स होते हैं, ये भी हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे। फिर बात करते हैं एक एक करके तीनों की। टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? टेक्सचुअल होता है जब आप टेक्स्ट की फॉर्म में किसी डेटा को प्रिस्क्राइब करते हो या डिस्क्राइब करते हो। जब क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है तभी काम आ सकता है सिर्फ, क्योंकि अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो जो हमारा मेन पर्पस था कि क्लियर और अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके बहुत सारे पेजेस उसमें भर जाएंगे। बल्कि जबकि उस डेटा को आप एक इजी टेबल की फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो टेक्सचुअल फॉर्मेट, टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन का या प्रेजेंटेशन का। Census of India 2001 reported that Indian population had risen to 102 crore, of which only 49 crore were females against 53 crore males. 74 crore people resided in rural India and only 28 crore lived in towns or cities. अब इस डेटा को अगर आपने टेबल की फॉर्मेट में प्रेजेंट करना होता तो आप क्या करते? टोटल 102 है, उसमें से मेल इतने हैं, फीमेल इतनी है, उसमें से रूरल में इतने रह रहे हैं, अर्बन में इतने रह रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप अगर टेबल की फॉर्मेट में प्रेजेंट करते तो वो टेबुलेशन हो जाता। अभी क्योंकि आपने पूरे पैराग्राफ में उसको प्रेजेंट कर दिया तो वो है आपका टेबुलेशन फॉर्मेट, सॉरी टेक्सचुअल फॉर्मेट या डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो बात करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन की, या टेबुलेशन हम इसको बोल देते हैं। ये हुआ एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। अब ये सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होगा सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा का हॉरिजॉन्टल रोज या वर्टिकल कॉलम्स में। ये जो होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं हम कॉलम्स, और जो ये से ऐसे जाती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हम रोज। और इन दोनों को मिला के, जैसे ये रोज गई, ये कॉलम्स आ गए, ये जो बना एक बॉक्स, ये जो एक बॉक्स बना इसको हम बोलते हैं सेल, CELL, सेल। टेबुलेशन जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डेटा की हॉरिजॉन्टल रोज या वर्टिकल कॉलम्स के थ्रू। क्लासिफिकेशन जो टेबुलेशन में होती है, जो टेबल्स होते हैं बेसिकली वो चार टाइप के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, एक होती है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, एक टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होती है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये चार टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, ये हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टेबल होता है उसके मेन मेन पार्ट्स और उनकी जो चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं। टेबल के सबसे ऊपर लिखा होता है टेबल का नंबर। ये टेबल का नंबर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बाद में जैसे हमने ये बोला हो किसी को कि आप इस टेबल नंबर पे देख लो, या फिर बाद में आपने किसी को रिप्रेजेंट करना हो कि ये टेबल नंबर है, सॉरी ये टेबल है, उस टेबल पे आप चले जाओ। और वो टेबल आप कैसे पता चलेगा? जैसे आप जो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कभी एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम देने जब जा रहे हो तो रूम के नंबर्स लिखे हुए हैं, रोल नंबर्स लिखे हुए हैं। रूम का जो नंबर है उसके अंदर जो बेंचेस लगे हुए हैं उन बेंचेस पे रोल नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो वो जो नंबर्स है वो क्यों लिखे हुए हैं इतने सारे? क्योंकि वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफिएबल है, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो टेबल नंबर है ये भी इसी काम आता है कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है। जैसे टेबल 4.5 है, वो 4.4 के बाद ही आएगा, 4.4 4.3 के बाद ही आएगा। तो हमें ये पता है कि ये इस सीक्वेंस में होंगे। बट अगर हमने सिंपली ये बोल दिया होता कि आप पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन इस नाम के टेबल पे चले जाओ, तो ये ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो जाती, किसी और पर्सन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। एंड मोर ओवर इतना बड़ा टाइटल है तो कोई भी इजीली इसको बोल सकता है।
बट अगर आप उसको टेबल नंबर दे दोगे तो वो टेबल नंबर से उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढना इजी हो जाएगा। तो टेबल नंबर तो आपका इस काम आता है, इसको बोलते हैं हम टेबल नंबर। फिर आता है आपका टेबल का नाम। टेबल का जो नाम होता है वो होता है टाइटल, कि ये जो पूरा टेबल है वो क्या क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टेबल का नाम है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन। अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स, वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड बाय लोकेशन। और ईयर भी हमने लिख दिया कि कौन से साल का ये डेटा प्रेजेंट कर रहा है, 2001 का। उसके बाद हम आते हैं टेबल पे। टेबल की जो सबसे ऊपर वाली चीज होती है, जो सबसे ऊपर वाली रो होती है, उसको हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स। सबसे ऊपर वाली रो में कॉलम की हेडिंग, मतलब ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें क्या है, ये है लोकेशन। ये जो तीन सेल्स हैं, ये क्या चीज है, ये है जेंडर। ये जो नीचे वाले हैं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या चीज है, ये वर्कर्स है। वर्कर्स के अंदर हमने कैटेगरीज बना दी, मेन, मार्जिनल और टोटल। फिर नॉन वर्कर क्या है, नॉन वर्कर इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होती है कॉलम की हेडिंग्स, और ये फर्स्ट रो में आती है मेनली। कॉलम की हेडिंग्स है आधी रो में है, क्योंकि इस तरीके से ये चल रही है, इस तरीके से ये जाती है। फिर टेबल के राइट हैंड साइड पे आता है आपका यूनिट्स। यूनिट्स मतलब बेसिकली ये आता है हेड नोट, इसको हम बोलते हैं हेड नोट। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट ये चीज जो है वो होती है हेड नोट। तो ये हेड नोट क्या प्रेजेंट करती है कि आपका ये जो डेटा है वो कितने में है, मतलब जैसे ये करोड़ में है, इन सब में एक कॉमन यूनिट है सब में, कि ये करोड़ में है। ये पूरे में एक चीज कॉमन है कि वो करोड़ में है। तो ये करोड़ में है, ये कैसे पता चलेगा हमको, हमने हेड नोट में मेंशन कर दिया कि ये करोड़ में है, अदर देन कि हम यहाँ पे हर किसी नंबर के आगे 7 जीरो लगाते। और हमने क्या कर दिया, क्योंकि वो कॉमन है करोड़, तो हमने ऊपर ही लिख दिया कि ये करोड़ में है। इसी तरीके से ये यूनिट्स अगर रुपीज में होती तो हम ऊपर ही लिख देते कि ये रुपीज में है, इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ये सब जो हम चीजें लिखते हैं ऊपर टेबल के ऊपर लिखते हैं हम जनरली, उसको बोलते हैं हम हेड नोट। अब हेड नोट के बाद हमें फर्स्ट रो देखनी क्या होती है। फर्स्ट रो के बाद हम आते हैं नीचे वाली रोज पे। नीचे वाली जो रोज है, ये जो फर्स्ट कॉलम में होता है, पहले कॉलम में अगर कुछ आप हेडिंग डाल रहे हो, जैसे रूरल एरियाज की पॉपुलेशन, ये सब जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज की है। तो रूरल एरियाज की आपने पॉपुलेशन डाली, तो मतलब ये भी एक हेडिंग है। अब इस हेडिंग को बोलते हैं, जैसे इस रो वाली हेडिंग को हम कॉलम हेडिंग बोल रहे थे, इस वाली हेडिंग को हम बोलेंगे रो हेडिंग, या स्टब्स हम इसको बोल देते हैं। कॉलम हेडिंग को कैप्शंस बोलते हैं, रो रो हेडिंग को स्टब्स बोलते हैं, याद रखना ये चीज। फिर ये जो पार्ट होता है अंदर वाला, ये जो पूरा अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ द टेबल। जहां पे आपका मेन डेटा, वो जो डेटा वो टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है वो आता है, उसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ द टेबल। अब आते हैं नीचे, टेबल के नीचे। टेबल के नीचे एक होता है सोर्स, कि कहाँ से ये टेबल हमने लिया है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये उठाया है, इसका डेटा कहाँ से मिला हमको। और फिर लिखते हैं हम नोट। नोट होता है, नोट में बेसिकली डालते हैं कोई भी ऐसी चीज जो हमने स्पेशली, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो आपके टेबल के नीचे मिलती है। फिगर्स के बारे में कुछ एक स्पेशल नोट देना हो, कि कुछ चीज है जो आपको ध्यान रखनी है इन फिगर्स को पढ़ते हुए, वो भी हम देते हैं फुट नोट में, इसको हम बोलते हैं फुट नोट। फुट नोट। तो ये तो हो गया आपके टेबल के बारे में। अब एक एक करके इन सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले टेबल नंबर था। टेबल नंबर असाइन होता है टू अ टेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। It is the table number that distinguishes one table from another. It is given at the top or at the beginning of the title of the table. फिर टाइटल आता है, टाइटल नरेट करता है कि क्या कंटेंट्स होने वाले हैं टेबल के। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और केयरफुली वर्डेड होना चाहिए, सो दैट कि उसमें से जो इंटरप्रिटेशन आपके मिले वही सेम चीज आपको टेबल में इंफॉर्मेशन मिल रही हो। कैप्शन या कॉलम हेडिंग्स, कैप्शन या कॉलम हेडिंग्स होते हैं जो हर कॉलम के टॉप पे आते हैं, मतलब जो फर्स्ट रो होती है उसमें।
इसको हम कैप्शन भी बोल देते हैं, कॉलम हेडिंग भी बोल देते हैं। फिर आते हैं स्टब्स। स्टब होती है रॉ हेडिंग्स, रो हेडिंग सॉरी। रो हेडिंग्स जो होती हैं वो आती है आपके फर्स्ट कॉलम में, इनको हम स्टब्स बोल देते हैं कि पूरी रो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है वो आती है रो की हेडिंग में। बॉडी ऑफ द टेबल मेन पार्ट ऑफ द टेबल होता है, जो एक्चुअल न्यूमेरिकल डेटा आप प्रेजेंट करने के लिए टेबल बना रहे हो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, जो भी फिगर्स हैं डेटा की वो किस यूनिट में है, वो किस चीज को प्रेजेंट कर रही है, वो चीज आती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो टेबल के टॉप पे हमने लिखा था हेड नोट में। फिर आती है सोर्स। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है सोर्स का। सोर्स होता है कि कहाँ से हमने ये डेटा उठाया है। जनरली ये हम नीचे लिखते हैं, बट अगर चाहो तो आप इसको टेबल के टॉप पे भी लिख सकते हो। फिर आता है नोट, इसको हम फुट नोट भी कह देते हैं। लास्ट पार्ट होता है टेबल का कि डेटा का जो कंटेंट के स्पेसिफिक फीचर है, कोई भी स्पेशल फीचर अगर हमें बताना हो, स्पेसिफिक फीचर जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, और उसके बिना अगर हम वो नोट नहीं डालेंगे, उसके बिना उस डेटा का कुछ और ही मतलब निकलेगा, तो उसके लिए हम फुट नोट डाल देते हैं कि इस चीज का आप ध्यान रखना डेटा को रीड करते हुए। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल या पार्ट्स ऑफ द टेबल। क्लियर हो गई सबको? ओके। अब बात करते हैं लास्ट प्रेजेंटेशन में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक टेक्निक होती है न्यूमेरिकल डेटा को प्रेजेंट करने की, यूजिंग डायग्राम सच एज बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम वगैरह वगैरह। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि ये सारी चीजें क्या होती है। तो एक डेटा, एक डायग्राम जो कि दिखता है कुछ ऐसा, इसको हम बोलते हैं बार डायग्राम। ये होता है आपका बार डायग्राम। और कोई भी ऐसा जो कि कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है जहां पे पहाड़ से आपको बने हुए दिख रहे हैं ग्राफ में, वो होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ट्रेंड लाइन, टाइम लाइन। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में फर्दर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स होते हैं। इसमें हिस्टोग्राम आता है, टाइम सीरीज आती है, फ्रीक्वेंसी कर्व्स आते हैं, बहुत अलग अलग चीजें आती हैं। और उसके बाद पाई डायग्राम्स कैसे होते हैं? पाई डायग्राम्स आपने बचपन में बनाए होंगे। तो पाई डायग्राम्स बन होते हैं जब एक पार्ट ऑफ द सर्कल को हम ऐसे कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे पार्ट को कुछ अलग तरीके से, तीसरे पार्ट को कुछ अलग तरीके से, ये होता है आपका पाई डायग्राम। ये होता है पाई डायग्राम। तो ये तीन टाइप के डायग्राम्स होते हैं जो आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट कर सकते हो। ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसका मैंने आपको बता दिया कि ये क्या 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 आती है इसमें चीजें। एक तो होता है आपका बार डायग्राम। बार डायग्राम में भी फर्दर चार टाइप के बार डायग्राम होते हैं, जो मैंने फर्स्ट वाला बना के दिखाया था, रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल्स बने हुए थे विद सम स्पेस, वो होते हैं बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम होता है एक तो, जो मैंने आपको बना के दिखाया था। एक मल्टीपल होता है कि हमने अभी तो एक रेक्टेंगल बनाया था साथ में, उसके साथ में एक और रेक्टेंगल आ जाएगा बिल्कुल साथ में, मतलब जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। फिर होते हैं कंपोनेंट या सब डिवाइडेड। कंपोनेंट या सब डिवाइडेड में आते हैं कि वही जो एक
रेक्टेंगल था उसको हमने 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर एक हिस्सा हर एक कंपोनेंट को प्रेजेंट कर रहा है। फिर आते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में भी हम कंपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली उस कंपोनेंट को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं और पूरा बार डायग्राम जो है, पूरा जो रेक्टेंगल है वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस 100% में से कितना परसेंट क्या चीज है और कितना परसेंट क्या चीज है वो चीज हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसको बोलते हैं हम परसेंटेज बार डायग्राम। फिर आते हैं पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, वो जो सर्कल में हम अलग अलग एंगल्स फिक्स करके अंदर कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ अलग अलग डायग्राम्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। फिर आता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में हिस्टोग्राम आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी कर्व आता है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था। फिर आते हैं ओगाइव। बहुत सारे अलग अलग टाइम सीरीज भी आता है इसमें, अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स होते हैं। फिर होते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये भी एक टाइप का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो ये तो हो गई आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली। क्लासिफिकेशन में जैसे हमने वो टेबुलेशन पढ़ा था, हम डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में हम कैसे क्लासिफाई कर देंगे, या तो टेबल्स की फॉर्मेट में कर देंगे या डायग्राम्स की फॉर्मेट में कर देंगे, बट जनरली उसका करने का तरीका होता है टेबल की फॉर्मेट में करना। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन, process of classifying, distinguishing and distribution kinds of things into different ग्रुप्स। अलग अलग तरह की चीजों को हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। और रिजल्ट resulting set of classes also called a classification system, the assignment of elements to pre-established classes। हमने कुछ ग्रुप्स बनाए, फिर हमने कुछ क्लासेस देखी, उन क्लासेस को के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को उन क्लासेस में प्री इस्टेब्लिश कर दिया, उन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है जनरली। एक होती है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले कहीं पे पढ़ा थे, याद है कहाँ पे पढ़े थे चारों? टेबुलेशन में, गुड। हमने ये अभी टेबुलेशन में पढ़े थे। तो टेबुलेशन के 4 तरीके थे टेबुलेशन करने के, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। एक एक करके देख लेते हैं क्या होती हैं चारों चीजें। जैसा कि नाम बता रहा है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में हम ज्योग्राफी के बेसिस पे, मतलब प्लेसेस के बेसिस पे या एरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। अंडर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन the data are classified on the basis of area or place, and as such this type of classification is also known as areal or spatial classification। इसको हम spatial derive हुआ है space से, और एरियल डिराइव हुआ है एरिया से। तो एरिया या स्पेस के बेसिस पे या प्लेस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हो रही है उसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। The areas may be in terms of countries, तो जो एरियाज है कंट्रीज भी हो सकती है, स्टेट्स भी हो सकते हैं, सेक्टर्स भी हो सकते हैं, जोन्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज जो ज्योग्राफी से रिलेट करे वो हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट या जोन कुछ भी हो सकता है। However, this type of classification is suitable for those data which are distributed geographically relating to a phenomenon, this population, mineral resources, production, sales, students, universities, etc. ये सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं कि हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन इतनी है,
पंजाब स्टेट की पॉपुलेशन इतनी है, पंचकुला की पॉपुलेशन इतनी है, तो वो जो चीजें हम करते हैं उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिर आते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी डिराइव हुआ टाइम सीरीज से, टाइम से। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डेटा कलेक्टेड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ देयर अकरेंस। जब भी वो हुए हैं उनके बेसिस पे, उस टाइम के बेसिस पे हम उस डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। As such, the series obtained under this classification is purely known as a time series. इसलिए हम इसको time series भी कह देते हैं क्योंकि ये chronology या time के ऊपर based है। This type of classification is suitable for those data which take place in the course of time, जो time के according हुई है, जैसे कि population 1991 में इतनी population थी, 2001 में इतनी पॉपुलेशन थी 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2021 में इतनी पॉपुलेशन है। ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जब हमने पॉपुलेशन को बताया, पॉपुलेशन को डिराइव किया, उसको हम बोलते हैं आपका टाइम सीरीज या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। The different classes obtained under this classification are arranged in order of the time which may begin either with the earliest or with the latest period। मतलब या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जा सकते हैं या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा सकते हैं, ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड, जैसे मर्जी, जैसे भी डेटा चाहेगा या जैसे भी जो पर्सन इनको रिसर्च को कंडक्ट करना कर रहा है वो चाहेगा उस तरीके से ये डेटा हो सकता है क्लासिफाई। देयर इज नो ऐसा रूल कि वो डेटा न्यू टू ओल्ड होना चाहिए या ओल्ड टू न्यू होना चाहिए, तो किस मर्जी तरीके से भी वो हो सकता है, बट हाँ वो टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए टू बी क्लासिफाइड एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर आती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स पे या क्वालिटीज पे, या फिर बेसिकली कोई भी ऐसे जो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटेटिव आपके ट्रेट्स हैं, उनके ऊपर। द डेटा ऑब्टेन्ड are classified on the basis of certain descriptive character, descriptive character के ऊपर वो based होते हैं, और qualitative aspect of a phenomenon, जैसे कि ब्यूटी, लिटरेसी, सेक्स और ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, रिलीजन, आई साइट, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको क्लासिफाई करने के, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया या आपका आई क्यू हो गया, ई क्यू हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस, ई आई हो गया, सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सब चीजें जो होती हैं वो सब आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आती है। एज सच दिस सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज आल्सो अदरवाइज नोन एज डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन। इसको हम डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन के या एक पर्टिकुलर इवेंट के बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस को ये नोट करवाता है। Such type of classification are usually dichotomous in nature, in which the whole data are divided into two groups। यहाँ पे हम dichotomous का मतलब है दो ग्रुप्स में डेटा को क्लासिफाई कर देना। तो जनरली हम इस डेटा को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे कि देश में मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतनी हैं, तो वो जो हम कर रहे हैं वो होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, कि फीमेल्स के नंबर इतने हैं, मेल्स के नंबर इतने हैं, वो होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दिस अ ग्रुप विद द एब्सेंस ऑफ द एटीट्यूड, उस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने लोग हैं जिनमें वो एटीट्यूड या वो कैरेक्टर नहीं है और कितने हैं जिनमें वो है वो कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो वो एटीट्यूड या सच एज ब्लाइंड और नॉट ब्लाइंड और डेफ और नॉट डेफ, इस तरीके के जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव होता है जहाँ पे हम सब कुछ नंबर के हिसाब से ले रहे हैं, जैसे हमारे देश में, हमारे देश की नेशनल इनकम इतनी है, जीडीपी ग्रोथ इतनी हो रही है, एक बिजनेस की इनकम कितनी है, एक बिजनेस की एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, वो सब चीजें जो आती हैं वो आती हैं आपकी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में, और इसको हम क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स भी कह देते हैं, क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। कोई डाउट यहाँ तक?
बात करते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज की। ये जो हमने डेटा क्लासिफाई किया ना, इनमें अलग अलग टाइप की सीरीज बनती है। अब इसमें अलग अलग टाइप के टेबल्स बनते हैं। अब वो जो टेबल्स बनेंगे उसमें अलग अलग टाइप की सीरीज होगी। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स का आइडिया लगाते हैं। आप लोग होंगे बीकॉम में, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कितने मार्क्स आए होंगे, बस एक आइडिया। ठीक है, एक स्टूडेंट के आए होंगे 90 मार्क्स, एक स्टूडेंट के आए होंगे 80 मार्क्स, एक के 60, एक के 70, एक के 75, या 65, एक के 85, एक के 92। इस तरीके से मार्क्स आते होंगे बच्चों के, स्टूडेंट्स के। तो ये जो सीरीज थी, जहां पे हमने एक एक चीज को ही क्लासिफाई किया, एक एक कैरेक्टर को क्लासिफाई किया। और अब मान लो कि हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लासिफाई कर देते हैं कि एक पर्सन है हमारे देश में ए, हमारे देश में कह रही हूँ, हमारी क्लास में मान लो ए है, उसके 90 मार्क्स हैं। बी है, उसके 80 मार्क्स हैं। सी है, उसके 60 मार्क्स हैं। डी है, उनके 70 मार्क्स हैं। तो ये जब हमने एक टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया इस सीरीज को, जहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, एक ही टाइप के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ये हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मतलब, इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल। सिंगल मतलब ये एक ही टाइप के वेरिएबल आप यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज। समझ आई इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? एक होती है इसी में डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जो है, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे भी बोल देते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी सीरीज में आती है ये। फ्रीक्वेंसी एरे भी बोल देते हैं हम इसको। अब मान लो कि ये तो सिर्फ 8 लोग थे, तो हमने प्रेजेंट कर दिया ए का, बी का, सी का, डी का, ई का। ऐसे ही हम आगे भी प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। बट मान लो ये डेटा बहुत ही लंबा हो गया, मतलब हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में ये आ गया। तो हमें जब ऐसे प्रेजेंट करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ए बी मतलब ऐसे तो 1000 रोज में आ जाएगा ये, अगर 1000 नंबर्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करने की बजाय हम थोड़े अलग तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, पहले तो हम सबके नंबर्स लिख लेंगे। एक के 90 है, एक के 80 है, एक के 65 है, 70 है, 80 है, 90 है, 65 है, 76 है, 80 है, 85 है, मतलब ऐसे करके हम सबके नंबर्स नोट कर लेंगे। फिर ये नंबर्स नोट करने के बाद हम इसको क्लासिफाई करते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा में। अब वो डेटा क्या होगा, जैसे कि हमने एक जगह पे तो लिख दिए मार्क्स, एक जगह पे तो लिख दिए मार्क्स, और दूसरे कॉलम में हमने लिख दिया कि वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब कितने बच्चों के वो सेम मार्क्स हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के 1000, सारे बच्चों के 1000 बच्चों के जो मार्क्स है वो 80 से 90 के बीच में ही है। तो 80 से 90 के बीच में सिर्फ 10 नंबर्स होते हैं। 1000 बच्चों के 10 नंबर्स रिपीट होना बहुत आराम से हो सकते हैं रिपीट। ठीक है, बहुत इजीली रिपीट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को नोट करेंगे। जैसे हमने 80 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हम आगे लिख देंगे। जैसे 80 जो है ये हमारे इस जो हमने सीरीज बनाई इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये 3 हमने इसके बाद आगे लिख दिया। 90 जो है, 90 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 यहाँ लिख दिया। 65, 65 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 65 हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 70, 70 हमारा 1 बार रिपीट हो रहा है, वो हमने लिख दिया। फिर हम आ गए, 65 हो गया 76 पे, 76 भी 1 बार आ रहा है। अब रह गया 85, 85 भी 1 बार आ रहा है।
तो ये जो रेपिटेशन है हमने वो नंबर्स भी साथ में इनके मेंशन कर दिए सो दैट हमारी जो इतनी बड़ी सीरीज थी वो छोटी हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, कि हमने नंबर्स तो लिखे साथ में ये भी लिख दिया कि वो कितने बार रिपीट हो रहा है। रेदर देन हम स्टूडेंट वाइज वो चीजें लिखे, हमने क्या कर दिया, हमने स्टूडेंट्स को तो डिलीट कर दिया, स्टूडेंट्स के नाम जो थे उनको डिलीट कर दिया, उस कॉलम को डिलीट कर दिया, और इसके साथ साथ हमने उस डेटा को छोटा कर दिया, कंजेस्ट कर दिया या समराइज्ड कर दिया कि एक नंबर कितनी बार उसमें रिपीट हो रहा है। ये जो रेपिटेशन है इसको हम स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। रेपिटेशन जो है, रिपीट नहीं बोलते या रेपिटेशन हम इसको नहीं बोलते, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज आपको क्लियर हो गई क्या होती है? ओके, अब आगे बात करते हैं हमारी इंडिविजुअल जो दूसरी थर्ड सीरीज होती है, उस सीरीज का नाम होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। उस सीरीज को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब मान लो जब ये भी हमने किया क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है, ये भी काफी लंबा हो गया, मतलब बच्चों के मार्क्स अभी तो हमने एज्यूम किया था 80 से 90 के बीच में है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर दी, तो ये इजी थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 रोज ही आएंगे, फिर तो 80 से लेके 90 के बीच में 10 या 11 रोज ही आएंगे सिर्फ। बट मान लो कि ये जो नंबर्स थे, ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, वो 40 से लेके 100 थे, तो 40 से लेके 100 तक तो 60 नंबर्स होते हैं, मतलब 60 रोज आपकी फिर भी आएंगी। तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, हम उस टाइम पे एक रेंज बना देंगे, हम एक रेंज बना देंगे कि 40 से 50 कितने लोगों के मार्क्स हैं, 50 से 60 कितने लोगों के मार्क्स हैं, 60 से 70 कितने लोगों के मार्क्स हैं, 70 से 80 कितने के मार्क्स हैं, 80 टू 90, 90 टू 100। हम इस तरीके से एक रेंज बना देंगे, और जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये वाली सीरीज में, ये वाली सीरीज में हमने एक एक नंबर लिखा था, ऐसे ही हम वो नंबर्स को इन नंबर्स में इस सीरीज में फाइंड आउट करेंगे, इस रेंज में फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें 60 टू 70 वाले जो नंबर्स हैं वो है यहाँ पर 65 और 70, तो यहाँ पे हुए बेसिकली तीन नंबर्स, वो 65 वाले दो थे, 70 वाला एक था, तो यहाँ पे तीन आ गए वो, ये नीचे वाला जो था यहाँ पर, तो यहाँ पे तीन आ गए। इसी तरीके से हम सारे नंबर्स के बारे में यहाँ पर लिख देंगे, सारे नंबर्स की डिटेल लिख देंगे कि 90 से 100 वाले जितने भी नंबर्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 80 टू 90 वाले जो नंबर्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 70 टू 80 वाले कितनी बार आ रहे हैं, वो सब हम इनके आगे लिख देंगे। और इसको भी अगेन हम फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे क्योंकि है तो वही सेम चीज़, बस हमने इसकी रेंज बना दी एक एक नंबर लिखने की बजाय, इसको भी हम फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे भी 50 आ रहा है, यहाँ पे भी 50 आ रहा है, तो ऐसे तो 50 दो बार काउंट हो जाएगा, तो 50 को आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे नहीं करना। तो मतलब ये जो 40 से 50 वाली रेंज है, यहाँ पर नंबर आएंगे सिर्फ 40 टू 49 वाले, यहाँ पे जो काउंटिंग होगी वो सिर्फ 40 टू 49 वालों की काउंटिंग होगी, 50 वालों की काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। एक और चीज, ये जो 40 है, मतलब ये जो स्टार्टिंग वाले नंबर्स है, इनको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। और ये जो साइड वाले हैं, मतलब सेकंड वाले हैं, इनको हम कहते हैं अपर लिमिट, ये है अपर लिमिट। ये स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम इनको अपर लिमिट कहते हैं, ये जो आगे वाले नंबर्स हैं, और ये जो पहले वाले हैं इनको हम लोअर लिमिट कहते हैं। तो हर रेंज में आपको ये जो लास्ट वाली नंबर होता है, मतलब अपर लिमिट होती है, उस चीज को एक्सक्लूड करना होता है, और उससे जो पहले वाले नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को आपने सीरीज में इंक्लूड करना है। बस ये लिखने का तरीका आ जाता है कि 40 टू 50 लिखते हैं हम इसको, 40 टू 49 नहीं लिखते।
क्योंकि हमें 40 to 50 लिख के 40 से 49 तक ही इंक्लूड करना है, 50 नहीं इंक्लूड करना। अगली सीरीज में हम 50 to 59 इंक्लूड करेंगे, 60 को छोड़ देंगे। तो ये सीरीज इस तरीके से चलती है। तो आपको समझ आ गई तीनों टाइप ऑफ सीरीज। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमने लास्ट पढ़ी थी रेंज वाली सीरीज, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंटरवल्स, जो लास्ट वाली हमने पढ़ी थी जिसमें रेंज थी 40 to 50, 50 to 60 वाली। उस सीरीज में भी फर्दर 4 टाइप की सीरीज आती है। एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज वही सेम सीरीज है जो हमने वहां पे देखी थी, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, वो वाली सीरीज। वो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, मतलब कि जो लास्ट वाला नंबर है उसको आपने एक्सक्लूड करना है, इसलिए एक्सक्लूसिव सीरीज। जो अपर लिमिट है उसको आपने एक्सक्लूड करना है। फिर होती है एक इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज होती है कि आपने दोनों नंबर्स को इंक्लूड करना है। अब वहां पे अगर आप दोनों नंबर्स को इंक्लूड करोगे 40 to 50 और अगली वाली क्लास में 50 to 60, तो वहां पे 50 जो है वो रिपीट हो जाएगा। तो इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम वहां पे ऊपर 40 to 49 लेंगे, नीचे 50 to 59 लेंगे, नीचे 60 to 69 लेंगे। मतलब सिर्फ वो दोनों नंबर्स जो कि रेंज में आप ऑलरेडी जो कि आप रेंज में इंक्लूड करने वाले हो, सिर्फ हम वो दोनों नंबर से ही एक सीरीज बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज। जैसे 40 to 49 बना दिया, 50 to 59 बना दिया, 60 to 69 बना दिया। अब यहाँ पे आप 40 भी इंक्लूड करोगे और ये जो 49 है, ये जो 49 है इसको भी आप इंक्लूड करोगे, दोनों को आप इंक्लूड करोगे। फिर आती है ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड, ऊपर एंड लोअर में से -1 कर देना है, नहीं नहीं वो तरीका अलग होता है। ऊपर एंड लोअर में से -1 कर देना, नहीं नहीं, सिर्फ लोअर अपर में से कर रहे हैं हम -1। बेसिकली सिर्फ वही नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं जो कि हमें सीरीज में इंक्लूड करना है, जो कि हमें रेंज में लेने हैं, जो कि हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जिनकी लिखनी है। फिर आती है ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज में जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होती है और जो लास्ट क्लास इंटरवल होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बस वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बाकी जो सीरीज है बाकी हमारी सेम होती है। ओपन एंडेड सीरीज में जैसे कि आप फर्स्ट नंबर लिख रहे हो लेस देन 40, ठीक है, लेस देन 40। फिर आप लिख रहे हो 40 to 50, फिर आप लिख रहे हो 50 to 60, 60 to 70, इस तरीके से आप लिख रहे हो। और फिर लास्ट आप लिख रहे हो 70 एंड मोर। अब क्योंकि यहाँ पे लेस देन 40 है, तो लेस देन 40 का मतलब क्या हो गया कि आप तो 1 से लेके 40 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको इंक्लूड करने की बात कर रहे हो। एंड 70 एंड मोर का मतलब क्या हुआ कि 70 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, मल्टीपल नंबर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ नंबर्स होते हैं, उन सबको आप इंक्लूड करने की बात कर रहे हो। मतलब 70 टू इंफिनिटी जितने भी नंबर्स आएंगे। तो ये होती है ओपन एंडेड सीरीज, जहां पे फर्स्ट क्लास इंटरवल और लास्ट क्लास इंटरवल जो है वो ओपन होता है, एंड जो है वो ओपन होते हैं, कोई भी एंड नहीं होता इस सीरीज का। तो ये हमने देख लिया ओपन एंड सीरीज। अब एक और आते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज। क्यूमुलेटिव सीरीज जो होती है ये वो सीरीज होती है जहां पे फ्रीक्वेंसीज को आप कॉन्टिन्यूसली ऐड करते जाते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका। आपने नंबर लिखा लेस देन 40, तो लेस देन 10 ले लेते हैं। फिर आपने लिखा लेस देन 20। अब ये जो लेस देन 10 लिखा आपने, यहाँ पर क्या आएगा, 0 to 10 वाले, क्योंकि 0 से होता है छोटा और 10 होता है बड़ा। अब लेस देन 10 बोला है
तो आप क्या करते हो, 10 को नहीं इंक्लूड करते क्योंकि इक्वल टू नहीं बोला, तो लेस देन 10 बोला है तो हम यहाँ पे 0 to 9 वाले सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लेंगे। फिर लेस देन 20 बोला है, लेस देन 20 का क्या मतलब हुआ, 0 to 20 से लेके जितने भी हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। फिर लेस देन 30, लेस देन 40, ये जो इस टाइप की सीरीज होती है, इस टाइप की जो सीरीज होती है वो होती है आपकी क्यूमुलेटिव सीरीज। 0 to 40, ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव सीरीज। 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40। मतलब कि 0 to 10 अगर आपके 5 हैं तो 0 to 20 में 0 to 10 वाले तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, साथ में 11 से लेके 19 तक जो नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। जैसे मान लो 11 से लेके 19 तक के 6 नंबर्स, तो वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, साथ में 0 to 10 वाले जो नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर 0 to 30 में 0 to 20, 0 to, हाँ 0 to 20 वाले भी इंक्लूड होंगे, 0 से लेके 20 वाले भी, और फिर 21 से लेके 29 वाले भी इंक्लूड होंगे। तो मान लो 21 से 29 वाले 7 थे, तो 7 हम और ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 18। तो ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव सीरीज। जो इस टाइप की सीरीज होती है ये होती है क्यूमुलेटिव सीरीज। क्लियर हो गया आपको? एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज। देखो जैसे हम नॉर्मल सीरीज क्या होती है, क्यूमुलेटिव जो जो नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है आपकी, कॉन्टिन्यूस सीरीज आपकी नॉर्मल वाली कुछ ऐसे दिखती है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कुछ ऐसे दिखती है नॉर्मल सीरीज। ठीक है, मान लो ये जो फ्रीक्वेंसीज थी इसकी 0 to 10 वाली वो थी 5, 10 to 20 वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 6, 20 to 30 वाली जो थी वो थी 7, और 30 to 40 वाली जो थी वो थी 8। ये फ्रीक्वेंसीज थी इनकी। ठीक है, मतलब 0 to 10 जिनके मार्क्स थे मान लो वो थे 5, 10 to 20 जो थे वो थे 6, 20 to 30 वाले थे 7, और 30 to 40 वाले थे 8। ये इस तरीके से इन लोगों के मार्क्स आए हुए थे। मतलब 10 तक जिनके मार्क्स थे वो थे 5 लोग, और ये थे 6 लोग, ये थे 7 लोग, और ये थे 8 लोग। ये सीरीज थी हमारी एक्चुअल में। हम जब इस सीरीज को दूसरी क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं लेस देन 10। हमने क्या कर दिया, हमने ये लेस देन 10 वाले अलग कर दिए, लेस देन 20 वाले अलग कर दिए, 30 वाले अलग, लेस देन 40 वाले अलग। जब हमने लेस देन लिखा, लेस देन 10 मतलब 10 से कम वाले लोग, तो 10 से कम वाले कितने थे, 5 लोग थे हमारे पास। 10 से कम क्या होगा कि 0 से लेके 10 तक जिनके मार्क्स आए हो, 0 से लेके 9 तक, आई वुड से 0 से लेके 9 तक जिनके मार्क्स आए हो वो थे 5 लोग। अब वो 5 लोग हमने यहाँ पे लिख दिए एज इट इज। फिर हमने देखा कि हमने अगली लिखी लेस देन 20। अब लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ कि जिनके 20 से कम मार्क्स आए थे। अब 20 से कम जिनके मार्क्स हैं उसमें तो 0 to 10 वाले भी इंक्लूड होंगे। मतलब कि 20 से कम क्या हो सकता है, 20 से कम तो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है नंबर जो कि 20 तक आ रहा हो। 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। मतलब इसमें जीरो, ये जो लेस देन 20 वाले हैं, लेस देन 20 वाले में ये 5 भी इंक्लूड होंगे और ये 6 भी इंक्लूड होंगे। अब लेस देन 20 तो 0 to 10 वाले भी आ रहे हैं और 10 to 20 वाले भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। In notes as a example, it will be helpful while revising। हाँ मैंने ना ये स्लाइड्स अलग से बनाई हुई है, मैं वो इंक्लूड कर दूंगी आपको। ओके, तो सबको समझ आ गया ये कैसे हो रहा है क्यूमुलेटिव सीरीज?
ये आपकी सीरीज हो गई यहाँ तक। तो अब बताओ मुझे, आगे पढ़ना चाहोगे? 9:15 हो गए हैं। आगे हमारा स्टार्ट हो रहा है सैम्पलिंग का टॉपिक। इनफ? ओके, ठीक है। इसके नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, और ये पीडीएफ भी, और इसके जो एग्जांपल्स हैं मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगी। आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ और एडिशनल एग्जांपल्स भी सेंड कर दूं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम, नो आइडिया। आई थिंक 24 के आसपास होगा आपका एग्जाम। नॉट येट, आफ्टर 15 नवंबर। अच्छा, चलो हम कल मिलते हैं। आप लोग ये रिवाइज जरूर कर लेना। ओके, बाय एवरीवन, हैप्पी दशहरा, डू एंजॉय